हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रयोगशाला परिचारक का जो सामान्य विज्ञान का क्लास जो हम चला रहे हैं उसका आज ये चौथा पार्ट है और यहाँ चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 से रिलेटेड जो हमने 3 पार्ट जो हैं, 3 भाग जो हैं हमने क्या कर रखा है, वीडियो इसका उपलब्ध करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो पहले तीनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ये चौथे वीडियो को देखिए जहाँ चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अम्ल, क्षार और लवण। तो पूरा एक इस पर द सिलेबस हमने क्या किया, जैसा पैटर्न हो सकता है आपका एग्ज़ाम में पूछने का, पूरा पहले उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। आप बस नोट्स बनाते चलिए और आपका जो है MCQ जब सामने आएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी लास्ट में चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं एक MCQ वाला सीरीज़ भी लेकर के आ जाऊँगा जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ रहेंगे और आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे प्रयोगशाला परिचारक का जो अम्ल, क्षार और लवण वाला जो चैप्टर हम कर रहे थे उसका ये आखिरी भाग है, ये चौथा पार्ट है। यहाँ ज़रूर देखिएगा जहाँ हम लवण को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपना कॉपी पेन ज़रूर निकाल लीजिए और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने पिछला जो 3 वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के इस प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्रयोगशाला परिचारक का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। वहाँ जा कर के फिर क्या कर सकते हैं आप 1 बाय 1 सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला परिचारक के लिए ही हमने ये बना रखा है। तो पूरा जैसा सिलेबस बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाइए। क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं, नो डाउट एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, 60 में 60 की गारंटी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए लवण क्या होते हैं, लवण या सॉल्ट क्या होते हैं। देखिए जब कोई अम्ल, पहले सरल भाषा में समझा दूँ, देखो जब कोई अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तब जा कर के लवण और जल बनते हैं। लवण और क्या बनता है, जल बनता है। बस यही है, यही लवण जो है यही हमको पढ़ना है यहाँ डिटेल से। तो अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया या अभिक्रिया, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, इससे उत्पन्न यौगिक लवण कहलाता है। तो लवण कैसे बनता है, याद रखिए पेपर में MCQ के फॉर्म में ऐसा पूछ सकता है कि अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से क्या बनता है। ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ठीक है। और ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए, ठीक है। और लवण कैसे बनता है ये समझ आ गया। अम्ल और क्षारक की आपस में जब क्रिया कराते हैं तब लवण और जल बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप उदाहरण में देख रहे हैं, ये एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ आपको दिख रहा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है। दोनों की जब आपस में क्रिया होती है तो NaCl बनता है। NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, साधारण नमक भी कहा जाता है इसे। साधारण नमक का सूत्र है, याद रखिए पेपर में पूछ सकता है साधारण नमक का सूत्र क्या है। तो ये साधारण नमक NaCl को ही कहते हैं, ठीक है। साधारण नमक NaCl को ही कहते हैं। तो HCl एक अम्ल और एक क्षारक से लवण तथा जल बनता है H2O, ठीक है। तो देखिए उदाहरण से आपको क्लियर हो गया कि अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और उदासीनीकरण अभिक्रिया से ही लवण का निर्माण होता है, ठीक है। लवण जो है ना एक आयनिक यौगिक है जो विपरीत आवेशों वाले आयनों के समूहों से निर्मित है। अब इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। आयनिक यौगिक कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक लवण है NaCl, एक सोडियम है और एक है क्लोरीन। जब इसका आयनीकरण करते हैं तब ये Na+ बनता है और Cl- बनता है। यहाँ देख पा रहे हैं प्लस और माइनस क्या है, तो ये है धन आयन और एक है ऋण आयन। धन लगा है तो धन आयन, ऋण लगा है ऋण आयन, ठीक है। तो धनात्मक आवेश वाला आयन है, सोडियम के पास हमेशा धनात्मक आवेश होता है, एक धन आयन होता है, इसलिए इसको कैटायन कहते हैं इंग्लिश में, या धन आयन कहते हैं। जबकि क्लोरीन के पास एक माइनस दिख रहा है आपको, इसको ऋण आयन या एनायन कहते हैं, ठीक। दोनों जब मिलते हैं तो इसका धन और इसका ऋण दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि धन 1 और ऋण 1 क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। इस प्रकार ये NaCl के पास कोई भी आवेश नहीं रहता। जरूर इसको आयनीकरण करते हो तो इसके पास प्लस और इसके प्लस माइनस रहता है, लेकिन अगर एक लवण की बात करें तो लवण के पास कोई भी आवेश नहीं होता। लवण का आवेश शून्य होता है, आवेशहीन होता है, ठीक। तो जो बातें मैंने बताई यहाँ लिखा हुआ है
देख लीजिए आयनिक यौगिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। विपरीत आवेश वाले आयनों के समूह से निर्मित होता है, जैसे NaCl का मैंने आपको बता दिया। ये NaCl जो है Na+ और Cl- से बना है, इसलिए इसको आयनिक यौगिक कहते हैं। जो धनात्मक आवेश वाला आयन होता है उसको धन आयन कहते हैं। ये जो जैसे Na+ है ना, धन आयन है, कैटायन कहते हैं इंग्लिश में। और जो ऋणात्मक आवेश वाला है उसको ऋणायन कहते हैं, इसको एनायन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इस प्रकार लवण का जो आवेश है, कुल आवेश जो होता है शून्य होता है, आवेशहीन होता है। तो पेपर में ये पूछ सकता है कि लवण में आवेश कितना होता है, तो शून्य होता है, आवेशहीन होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब कुछ गुण की बात कर लेते हैं, जो लवण है उसके क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये प्रायः ठोस पदार्थ होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि ये ठोस होते हैं तो इसको गलाना जो है, पिघलाना क्या होता है, कठिन होता है, इसलिए ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए उच्च होता है, याद रखिएगा। ये प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। भाई नमक, लवण की बात कर रहे हैं, सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जल में घुल जाते हैं, याद रखना है, घुलनशील होते हैं। इनका जलीय विलयन अगर जल में घोल दें तो ये विद्युत का सुचालक होता है। मतलब अगर हमने पानी में क्या घोल दिया, लवण घोल दिया, तो यहाँ पे करंट जो है अगर लगा देते हैं तो करंट यहाँ पे फ्लो होगा, करंट जो है यहाँ प्रवाहित होगा, इसलिए कह रहे हैं इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर हुआ, ठीक। आयनिक यौगिक होते हैं, कैसे आयनिक यौगिक होते हैं एक बार और यहाँ मैंने समझा दिया है। जैसे NaCl क्या है, एक लवण है, और ये Na+ और Cl- से बना होता है, इस प्रकार ये एक आयनिक यौगिक होते हैं। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। जो आपको मैंने बताया कि भाई इसके गुण कौन कौन से, सभी गुण लिख लीजिएगा, पेपर में इनसे क्वेश्चन बनेंगे। आप ये ना सोचिए कि ये क्या थ्योरी पढ़ रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, नहीं, बिल्कुल आप अच्छे से अगर पढ़ते जाएंगे, कितना भी खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन दे आप आसानी से बना पाएंगे। इसके प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, तो मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अम्लीय लवण, दूसरा होता है क्षारीय लवण, और तीसरा होता है उदासीन लवण, जिसको सामान्य लवण कहते हैं, साधारण लवण भी कहते हैं, ठीक है। तो अम्लीय लवण या एसिडिक सॉल्ट किसको कहते हैं, एकदम आसान है, अम्लीय क्षारकी सब समझ जाओगे, ठीक। पहले मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको समझिए, फिर यहाँ जो लिखा हुआ है वो मैं बता दूंगा, ठीक है, आसानी से आपको समझ आएगा। अब देखिए एक एक करके मैं बता रहा हूँ। अम्लीय लवण की बात अगर हम करते हैं, आपको सबसे पहले ये समझना है कि लवण बनता कैसे है। तो अम्ल और क्षार के निर्माण, क्षार के साथ अभिक्रिया करने से ही लवण का निर्माण होता है, ये तो क्लियर है ना। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके ही लवण बनाते हैं, ठीक। अब मान लो अम्ल जो है क्या है, प्रबल है। अम्ल कैसा है, प्रबल है, और क्षार कैसा है, दुर्बल। प्रबल दुर्बल मैंने पढ़ा रखा है ना, ठीक है। अम्ल कैसा है, प्रबल अम्ल है, और क्षार कैसा है, दुर्बल क्षार है। तब इससे जो बनने वाला लवण होता है वो अम्लीय लवण होगा, क्योंकि ये ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, अम्ल है ना, एकदम आसान है, ठीक। अब अगर ये अम्लीय लवण है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा है या अम्ल ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इसका pH मान क्या होगा, 7 से कम होगा। क्यों, क्योंकि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, ये आपको पता है। क्लियर हुआ, ठीक। इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसको लिख करके बताया, बाकी आप अभी कॉपी पेन पे ना लिखिए, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, एक एक करके यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा बताया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्षारीय लवण की, तो क्षारीय लवण में देखो अम्ल और क्षार मिल करके ही क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, तो क्लियर है। अब अम्ल मान लो दुर्बल है, अम्ल कैसा है, दुर्बल है, जबकि क्षार कैसा है, प्रबल है। क्षार अगर प्रबल हो गया, अम्ल दुर्बल हो गया, तो जब लवण जो बनेगा, इन दोनों की अभिक्रिया से जो लवण बनेगा वो क्षारीय होगा, क्योंकि इस बार क्षार ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। क्षार ज़्यादा शक्तिशाली है, और इसका pH मान अगर बात करें तो 7 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 7, 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका pH मान ग्रेटर देन 7 होगा, 7 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्षार से मिलकर बना है, या क्षारीय प्रबल क्षार से बना है, और क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, ये भी आपको पता है। क्लियर हुआ, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब एक और चीज़, एक और लवण है उदासीन लवण है। उदासीन लवण को भी समझ लीजिए, फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए उदासीन लवण कैसे बनता है, मान लो आपने जो अम्ल लिया वो भी प्रबल है, और जो क्षार लिया वो भी प्रबल है, तब दोनों प्रबल अगर रहते हैं तब जाकर के उदासीन लवण बनता है, जिसको साधारण नमक या साधारण लवण कहते हैं। जैसे
HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है, और NaOH क्या है, एक प्रबल क्षार है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होता है। दोनों प्रबल हैं, दोनों के मिलने से ही, अभिक्रिया होने से ही क्या बनता है, NaCl बनता है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, आज का क्लास जैसे ही स्टार्ट किए ये अभिक्रिया हमने देखा, ठीक है। तो NaCl क्या है, एक साधारण नमक है, साधारण लवण है। यही उदासीन लवण कहलाता है जब दोनों प्रबल हो जाते हैं तो, ठीक। तो याद रहेगा पूरा, बस इतना ही आपको समझना है। अब नोट डाउन कर लीजिए अम्लीय लवण को। अम्लीय लवण क्या होता है भाई, ऐसा लवण जो जलीय विलयन में नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। अम्ल का यही काम है ना, नीले को लाल कर देता है, ठीक है। इसलिए अम्लीय लवण, अम्ल अगर आप जानते हो तो याद रखना बहुत आसान है। अम्लीय लवण का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। ये बनता कैसे है, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनता है, ठीक। उदाहरण बात करें तो ये जरूर याद रखिएगा, उदाहरण कभी कभी पेपर में पूछ सकता है, निम्न में से अम्लीय लवण के उदाहरण कौन से हैं। अब पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अम्लीय लवण का पीएच मान क्या होता है, 7 के बराबर, 7 से कम, या 7 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब उदाहरण देखिए, यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे मैंने दिया है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों जो है अम्लीय लवण के उदाहरण हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं क्षारीय लवण में। क्षारीय लवण नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका जलीय विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्योंकि क्षार जो है लाल को नीला करता है। ये बनता कैसे भाई, तो ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता है। क्षार जो है प्रबल हो जाएगा, ठीक है। इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। इसका बेहतरीन उदाहरण है मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड MgOHCl, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड MgOHCl, ऐसे ही लिखना है, ठीक। तो यहाँ तक समझ आया क्षारीय लवण। अब उदासीन लवण में आते हैं। उदासीन लवण देखिएगा, न्यूट्रल सॉल्ट, इसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना होता है, उदासीन होता है। इसमें ना तो अम्ल का गुण है ना तो क्षार का गुण है, उदासीन है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर के उदासीन लवण बनता है। इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। उदाहरण आप देखिएगा, NaCl बहुत बेस्ट उदाहरण है, ठीक है। NaCl हो गया, KNO3 हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट जिसको कहते हैं, KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसको पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, इसको पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। मैंने नाम भी बता दिया, ठीक है। बट इतना आपको एकदम रटने का ज़रूरत नहीं है, बस सुन लीजिए। जो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो तो मैं आपको बार बार फोर्स करूँगा कि आप इसको याद करो, लिखो, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये इतना चीज़ याद रखना है जो मैंने बताया। एक और तरह का लवण पाया जाता है द्विक लवण, डबल सॉल्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है देखिएगा, जब दो सरल लवण के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण द्विक लवण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, दो हमारे पास कोई सरल लवण हैं, इसका जब जलीय विलयन का वाष्पीकरण करते हैं, वाष्पीकरण मतलब इसको क्या करते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है, इंग्लिश में अगर कहें तो वेपोराइजेशन इसका करते हैं, ठीक है, वाष्पीकरण करते हैं, वाष्प में बदलते हैं, ठीक है, तब जो लवण प्राप्त होता है उसी को द्विक लवण, द्विक नाम समझ आ रहा है ना, डबल, द्विक मतलब होता है डबल, दो सरल लवण के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। उदाहरण आप देखोगे तो एक पोटास एलम जिसको फिटकरी भी कहते हैं, और फिटकरी का सूत्र कभी कभी पेपर में पूछ दिया जाता है, एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 3 लिखा है और 24H2O, बीच में डॉट लगाना जरूरी है, ऐसे ही है, ये पूरा का पूरा मिला करके पोटास एलम या फिटकरी का सूत्र बनता है। अब फिटकरी किसे कहते हैं अगर बोल देगा, साधारण भाषा में फिटकरी कहते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटास एलम हो जाएगा। एक और लवण है मोहर लवण, मोहर लवण का भी कभी कभी सूत्र पूछता है, ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा याद करने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मोहर लवण का जो आपके पास FeSO4 सूत्र लिखा है देखिएगा, NH4 ट्वाइस SO4 फिर डॉट 6H2O, ये है मोहर लवण का सूत्र। तो दोनों सूत्र याद रखिएगा, इसे द्विक लवण कहते हैं, द्विक लवण का उदाहरण है। अब देखते हैं कुछ कॉमन सॉल्ट या कुछ सामान्य लवण की बात करते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, नाम और सूत्र याद रखना है, एकदम बार बार कह रहा हूँ,
बाकी इधर जितना डिटेल लिखा हूँ उतना आपको एकदम रटने का ज़रूरत नहीं है, एक बार समझिएगा। उपयोग कुछ कुछ का उपयोग लिख लीजिएगा, सबको एकदम रटने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, ये याद रखना, ये खाली ये जो यहाँ लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक कहा जाता है, इसका सूत्र क्या है। पेपर में यही आएगा कि सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं, साधारण नमक को। उल्टा पूछ सकता है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है NaCl होता है। साधारण नमक का नाम क्या है, अगर बोले तो सोडियम क्लोराइड है। कई तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। बाकी थोड़ा और जानकारी इसका देख लेते हैं, नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है, बस देख लीजिए। समुद्री जल खारे जल की झील एवं खनिज के रूप में प्राप्त होता है यह, और HCl और NaOH के मिलने से या अभिक्रिया करने से NaCl का निर्माण होता है। बार बार मैं इसको समझा चुका हूँ। इसका उपयोग भोजन निर्माण, आचार परिरक्षण के लिए करते हैं। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ जब जम जाता है तब उसे पिघलाने के लिए नमक का छिड़काव कर देते हैं। और बेकिंग सोडा, ध्यान रखिएगा, अभी बेकिंग सोडा भी आएगा। बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, आपको बस एक दो उपयोग याद रखने हैं, बाकी इनको याद रखने का ज़रूरत नहीं, लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। नाम रट लीजिएगा, इसको रट्टा मान लीजिए, नाम और सूत्र, ठीक। अगला जो इम्पोर्टेंट लवण है उस पर आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं। पेपर में कईयों बार ये क्वेश्चन पूछा है कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है। ऑप्शन आपको ABCD ऐसा दिया रहेगा, आपको करेक्ट आंसर लगाना है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कहते हैं। अगर कास्टिक सोडा का सूत्र पूछ दिया तो NaOH होता है, इसको रट्टा मार लेना है आपको, ठीक है। बाकी इधर रटो ना रटो उसको तो रट लो। NaOH को ही कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं इसे ही, क्लियर। यह एक ठोस आयनिक यौगिक है जो सोडियम और उनके ऑक्साइड पर जल की क्रिया से प्राप्त होता है। इसका अगर हम बात करें उपयोग की, तो उपयोग देखिएगा, डिटर्जेंट पाउडर में सोडियम लवण और डिटर्जेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कागज़ निर्माण उद्योग में, लकड़ी की लुगदी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइड अयस्क का शोधन जब करते हैं तब भी इसका उपयोग किया जाता है। औद्योगिक सफाई अभिकर्ता, याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उसमें सफाई अभिकर्ता के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट इसका उपयोग किया जाता है। घर में हम साधारण कपड़े उपड़े धोने के लिए जो है डिटर्जेंट बनाते हैं, डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, वो इसी से बना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो उपयोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बाकी सूत्र और नाम तो एकदम रट्टा मार लेना है, क्लियर हुआ। आगे आते हैं, सोडियम कार्बोनेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगला जो इम्पोर्टेंट लवण है वो है सोडियम कार्बोनेट, 3rd नंबर का। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, याद रखिएगा, Na2CO3, इसी को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और इसी को धोवन सोडा या धावन सोडा भी कहते हैं। इसको भी रट लो, पेपर में कई बार रिपीट हुआ है कि धावन सोडा का सूत्र क्या है। कन्फ्यूज़न बहुत होता है कि कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, धावन सोडा किसे कहते हैं, क्लियर है ना, समझ रहे हो बात को। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, 3 सोडा आते हैं, कास्टिक सोडा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा। तो अभी मैंने धावन सोडा बताया, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने कास्टिक सोडा बताया था, आपको कास्टिक सोडा याद होगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। धावन सोडा किसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। इसका उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए किया जाता है। दंत मंजन में झाग जो होता है, झाग निकलता है, उसी झाग अभिकर्ता के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्रक अभिकर्ता, आर्द्रक मतलब समझ रहे हो, जो नमी होता है ना, नमी को हरने वाला एजेंट के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है, आर्द्रक अभिकर्ता, ठीक है। आगे देखिए, आर्द्रक का मतलब यहाँ पे समझिएगा, नमी को जो क्या करता है, हटाता है, क्योंकि उसको सुखाना है ईंट को, है ना, इसलिए तो इसका उपयोग किया जाता है नमी के अभिकर्ता के रूप में, आर्द्रक अभिकर्ता के रूप में। आगे देखिए, नमी हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे लास्ट जो इसका उपयोग यहाँ पे देख पाएंगे आप, कांच, कागज, साबुन और बोरेक्स निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट किसे कहते हैं, धावन सोडा को कहते हैं। धावन सोडा को क्या कहते हैं, धावन सोडा का नाम क्या है, धावन सोडा का सूत्र क्या है, ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट है चौथा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा।
अब इतना सारा सोडा देख देख के कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बेकिंग सोडा जो घरों में उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। पेपर में ये भी आता है कि खाने का सोडा का सूत्र क्या है, खाने के सोडा का नाम क्या है, खाने का सोडा किसे कहते हैं, बेकिंग सोडा को ही कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है या रसायन में इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अगर हम सूत्र की बात करें तो NaHCO3 होता है और इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन भी है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा को ही खाने का सोडा कहते हैं। तो 3 तरह का सोडा, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा और धामन सोडा, एकदम रट लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है आपके पेपर में, फिक्स 100% एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आना ही है। क्लियर है ना। तो तीनों का सूत्र, नाम और जो है किसको साधारण भाषा में क्या कहा जाता है, सामान्य नाम क्या होता है, याद रखिएगा। इसके उपयोग भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है, अग्निशामक जो फायर आग बुझाने के लिए, ठीक है। भोजन निर्माण में खमीर जो बनता है, खमीर के अभिकर्ता के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पैनकेक, याद रखिएगा, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, बन बनाने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। यह भी एंटासिड का एक संगठक है। एंटासिड जानते हैं ना, एंटासिड जो जिसको हम क्या कहते हैं, प्रति अम्ल भी कहते हैं। जब हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तब हम एंटासिड लेते हैं, जो एक दुर्बल क्षार होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका उदाहरण है, मैं पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ एंटासिड क्या होता है। तो एंटासिड जो है इसका संगठक है यही सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, याद रखिएगा। जब एक साधारण नमक है ना NaCl, सोडियम क्लोराइड, जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, NH3 क्या है, अमोनिया, ये CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, जल, और ये है नमक, साधारण नमक, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया से कराई जाती है, तब अमोनियम क्लोराइड बनता है। जो नाम बोलते जा रहा हूँ चाहो तो लिख लो, अदरवाइज इसको एकदम रटने का ज़रूरत नहीं। निर्माण आप नहीं लिखोगे तब भी कोई ज़रूरत नहीं है, निर्माण लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैंने ऊपर बताया बस इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। निर्माण कैसे होता है मैं बता दी, अमोनियम क्लोराइड बनता है और यहीं पे बनता है NaHCO3, जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा, जिसको कहते हैं खाने का सोडा, जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। तो यहीं से बनता है। कैसे बनता है ये तो मैंने यहाँ बता दिया, अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। अब क्या होता है, देखो, खाने का सोडा जब हम घर में यूज़ करते हैं पकोड़े वगैरह बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, तो ये काम क्या कैसे करता है, देखिएगा। खाने का सोडा जो है ना, खाने का सोडा तो हमने बना दिया, डाल दिया भाई खाने में, NaHCO3। जब इसको गर्म किया जाता है, ये जो संकेत दिख रहा है त्रिभुज जैसा, वो गर्म करने का संकेत है। गर्म किया जाता है तब ये बना लेता है Na2CO3, जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और बना लेता है जल, H2O जल, और ये बनाता है CO2 गैस, जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी वजह से हम सोडा डाल के कोई चीज़ बनाते हैं तो फूल जाता है। इसका रीज़न है क्योंकि वो गर्म होने पर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लग जाता है। अब जैसे पकोड़े बना रहे, उसमें आपने सोडा डाला है तो फूल जाएगा, केक फूल जाता है, ब्रेड फूल जाता है। इन सब का कारण यही है क्योंकि इसमें सोडा डाला होता है, ठीक है। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आया पूरा ही। सोडियम बाइकार्बोनेट जरूर याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे आते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम सुना होगा आपने। इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका सूत्र याद रखिएगा, CaOCl2 वही है। या तो इसको ऐसा लिखते हैं या तो इसको ऐसा लिखा जाता है, CaOCl2, ठीक है। इसका सूत्र एकदम रट लीजिएगा। इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका विलयन जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है जीवाणु मुक्त करने के लिए, किसको, पेयजल को, पीने वाले पानी को जीवाणु रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्विमिंग पूल में इसको डाला जाता है ताकि स्विमिंग पूल साफ रहे, स्वच्छ रहे, काई न जमे। जो काई जमता है ना, हम साधारण भाषा में काई कहते हैं, जिसको टंकी में या कहीं और पानी भरा रहता है तो काई जम जाता है, उस काई को हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग में भी विरंजन हेतु, ध्यान रखिएगा, विरंजन, रंजन करने के लिए, रंजन मतलब रंग लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म CaCl3 तथा न सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें याद रखने का याद रखने वाली चीज़ें क्या है,
तो ये जल को जीवाणु मुक्त करता है, जीवाणु रहित करता है। स्वच्छ रखने के लिए, स्विमिंग पूल को स्वच्छ रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सब जो है वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग में भी इसका विरंजन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। इसका विलयन क्षारीय होता है, इसका सूत्र CaOCl2 होता है। ठीक है, निर्माण कैसे होता है ये आपको बहुत ज़्यादा रटने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप एक बार समझ लीजिएगा कि CaOH ट्वाइस, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसकी अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो CaOCl2 और जल बनता है, और इसी को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। सूत्र याद रखिएगा CaOCl2। क्लियर, आगे चलते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP भी कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र एकदम खतरनाक टाइप दिख रहा होगा, लेकिन खतरनाक नहीं है, बस ऐसे याद रखिएगा। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, डॉट लगाना है आपको, फिर आधा 1/2 H2O, आधा पानी का अणु होता है, आधा अणु होता है। ये सूत्र है। ये पूछ सकता है पेपर में कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट क्यों कहते हैं पता है? हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी आधा, हाइड्रेट क्योंकि जल। ठीक, तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हेमी हाइड्रेट, एकदम आसान है याद रखना। कैल्शियम सल्फेट, फिर हेमी, फिर ये हो गया हाइड्रेट। ठीक, यह श्वेत कलर का चूर्ण होता है, जिसमें जल मिलाने पर यह ठोस जिप्सम के रूप में बदल जाता है। क्लियर है, ठोस जिप्सम के रूप में बदल जाएगा। इसका निर्माण जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को गर्म करने से प्राप्त होता है। इतना ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, ये नहीं याद रखना है, एकदम रटना नहीं है इसको, बस एक नज़र देख लीजिएगा और चले जाइएगा। जैसे देखिए, अब जल से अभिक्रिया करने पर क्या होता है, जब हम POP लाते हैं, आप देखे होंगे POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जैसे किसी का हड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर जो है हड्डी को जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर लगा देते हैं हाथ में, पैर में, जहाँ हड्डी टूटा रहता है। अब देखो, जब इसको पानी से मिलाते हैं ना, पानी से अभिक्रिया कराते हैं, ये जल है H2O, 1.5 जल लिया, 1.5 अणु जल लिए हैं, 1 सही 1/2, इसका मतलब है 1.5। ठीक है, और इसके पास आधा जल का अणु पहले से था, तो आधा और 1.5 मिला के 2 जल के अणु इधर बन गए, और ये CaSO4 रहता है। इसको कहते हैं ये जिप्सम, और यही पानी डालने के बाद कठोर हो जाता है। ठीक है, पानी डाल देंगे, फिर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, कठोर हो जाएगा ये। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, सही स्थान पर स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चौक बनाने के लिए, अग्निरोधक पदार्थ बनाने के लिए, खिलौने या सजावट की वस्तुओं को बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सतह को चिकना करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, इतना अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास मज़ा आ रहा होगा। नोट डाउन करते चलिएगा, बस ये क्लास ख़त्म होने वाला है आज का। ठीक है, एक लास्ट है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3। इसका कोई साधारण नाम नहीं रटना है आपको, बस ये तो पेपर में इसका क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का रवेदार लवण है। ठीक है, अगर बात करें श्वेत से लेकर इसका कलर जो है मटमैला हो जाता है। इसका उपयोग वो जो है पोटेशियम नाइट्रेट का उर्वरक बनाने में, कांच बनाने में, गन पाउडर बनाने में, बारूद जिसको कहते हैं बनाने में। ठीक है, और औषधि के निर्माण में, दांतों के लिए जो दंत मंजन बनाते हैं, जैसे सेंसोडाइन हो गया, संवेदनशील दांतों के लिए जो दंत मंजन बनाते हैं ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसका उपयोग और नाम अच्छे से याद रखिएगा। सभी लवण का मैंने बता दिया जो इम्पोर्टेंट है क्लास 9-10 के हिसाब से, और आपके सिलेबस, प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इम्पोर्टेंट है, सभी मैंने आपको यहाँ कवर कर दिया है। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से फुल्ली कंप्लीटेड, अब मैं कह सकता हूँ कि ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है MCQ का। तो MCQ का प्रैक्टिस मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा आपको। चैप्टर 1 का पूरा MCQ मिल जाएगा, वहाँ से एक एक क्वेश्चन लगा लीजिएगा कि आपको कितने बनते हैं, समझ आया है कि नहीं आया, नोट डाउन कर लीजिएगा। पूरे चैप्टर को अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा, अगला चैप्टर हो सकता है मैं फिजिक्स का लेकर के आऊँ, है ना। तो अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जब हम पूरा कोर्स आपको दे रहे हैं तो क्या दिक्कत क्या है भाई आपको। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अपने सारे दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें भाई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जब जुड़ेंगे ना तो और हमको मज़ा आएगा, और बेहतरीन क्लास हम जो है प्रोवाइड कराएंगे। बाकी आप समझदार हो, थोड़ा सपोर्ट आपका चाहिए। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये कहते कहते तो मैं कई वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ।
बाकी आपको लगता है कि हाँ सर का थोड़ा चैनल जो है सपोर्ट करना है तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, MCQ भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, ओके।